चलो तो हम शुरू करते हैं केस टेकिंग। ठीक है, केस टेकिंग का सबसे जो पहला पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट। हमारे यहाँ क्लिनिक में तो सिस्टम है, आपको पता है कि हम लोग एक अपॉइंटमेंट स्लिप जैसा पेशेंट से भरवा लेते हैं, जिसमें उसका जो जितना कुछ वो दे सके, हमने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग। प्रश्न ये उठता है कि एज ए डॉक्टर हमें इन चीजों की क्या तो जरूरत है, और एज ए होम्योपैथ डॉक्टर हमारे क्या काम आ सकती है ये चीजें। इसके पहले कि वो तो चलो पेशेंट अंदर आ गया, वो सब लेकर के हमें मालूम है कि ये है, अगर उसने अपनी इंफॉर्मेशंस कंप्लीट नहीं दी और आपके पास में ये सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट पेशेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है। अगर पेशेंट आते ही चुपचाप बैठ गया तो आपने उसका नाम और बाकी चीजें जो भी इंट्रोडक्शन में अभी बात करने वाला हूं वो सब पूछना है। और पेशेंट अगर बोलना शुरू कर दिया जी पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, वोमिटिंग है, दिस दैट, तो फिर आपने उसको इंटरप्ट करके इंट्रोडक्शन पे नहीं जाना है। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपने क्या ये डिटेल लेनी है क्या। सभी पेशेंटों का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास सभी पेशेंट एनरोल्ड होने चाहिए, सो दैट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो रिपोर्ट को यूज कर सकें। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना मेरे पास जो नंबर चलते हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। ये आपको लगता है इतना मेंटेन करना, संभालना, आप मेरे क्लिनिक में आओ, सीखो, मैं सब बता दूंगा कि ये कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी बहुत है। बाद में होने वाला काम इतना इजी हो जाता है। पहले तो मुश्किल आती है, नेचुरल है कि आपको डाटा मेंटेन करना है, सब ये सब संभाल के रखना होगा, लेकिन बाद में क्या है, बाद में तो आप देख रहे हो जो फॉलोअप्स हैं उसमें क्या टाइम लग रहा है, या रिपीट हो रहे हैं, या पेशेंट कॉल पे हमसे बात करके दवाई ले रहे हैं, ये है वो है, तो वो एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी। तो सभी पेशेंट का डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप कंप्यूटर बहुत फ्रेंडली हैं तो फिर आप डेटा कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो प्रेफर लगता है, और पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते करते आपको लिखना भी है, तो ये पेपर वाला सिस्टम ज्यादा बढ़िया है। तो आपको नंबर पेशेंट का जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर से शुरू करना है, और एक से शुरू करके, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप शुरू कर रहे हो, कल शुरू कर रहे हो, लेकिन जो भी आपने देखा है वो पेशेंट आपके पास जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहिए। आप ये मान के चलो कि ये पेशेंट आपके अगले 90 साल की उम्र तक आपसे ट्रीटमेंट लेने वाला है, आपके उम्र तक, उसकी उम्र को नहीं देखना अपने को। ठीक है, वो आए नहीं आए आपकी हेडेक नहीं है, आप उसका डेटा संभाल के रखो, और नंबर 1 से ही शुरू करना है। कोई झूठा कह के 1001 से शुरू करें तो अच्छा लगेगा, लोग ऐसे ड्रामा करते हैं, नहीं करना, 1 से शुरू करो, क्योंकि बाद में मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से शुरू करो और अपना उनको नंबर दो। एक्यूट है, क्रोनिक है, कुछ लोग एक्यूट, जो बिल्कुल एक्यूट है ना, उनका अलग रखते हैं कि उनको सुपरफिशियल कोई तो कोई ऐसे ही स्लिप विप बना के, मैं तो वो भी नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ हमें यहाँ एक्यूट और क्रोनिक में अलग से वो सब वो डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको डेटा मेंटेन करना है, 1 से शुरू करना है, चाहे छोटी तकलीफ के लिए आए चाहे बड़ी तकलीफ के लिए आए, उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस पता चली ना नंबर की, और वो नंबर पेशेंट का यूनिक नंबर हो गया। वो यूनिक नंबर जो है वो उसका हमेशा वही नंबर रहेगा। अब वो नंबर कैसे वो कल भी काम आए और 10 साल भी काम आए, उसके लिए जरूरी है कि आप उसका नाम, जो घरेलू छोटे वाला नाम है, निक नेम है, वो नहीं, पूरा नाम लिखें, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम में यूजुअली लोग अपना कास्ट बोल देते हैं, जैसे कि शर्मा, वर्मा, यादव, ऐसे नहीं, हमने उसके भी एक स्टेप और आगे जाना है, जिसको कहेंगे सब कास्ट, गोत्र, वो पूछ के वो रजिस्टर करनी है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लास्ट नेम में भी अगर आप उसका गोत्र पूछ सकते हो तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और ये बढ़िया होने का मतलब आपके डेटा में सेव रहेगा। तो आप वो जो एक बहुत अनकॉमन होती है ना सभी की, सब कास्ट, वो आप डाल के अपने सर्च के अंदर आप इजीली पेशेंट तक पहुंच सकते हो।
ठीक है। तो पेशेंट का नाम पूरा लिखना है। सभी पेशेंट्स, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसके आगे टाइटल जरूर देना है, मिस्टर, मिसेज, मास्टर या कुछ भी, मिस वगैरह जो भी है वो देना चाहिए। सभी को रिस्पेक्टफुल लगना चाहिए। आज वो बच्चा है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा देखेगा, अरे भाई मेरे को मास्टर लिखा हुआ था, तभी अच्छा लगेगा उसको। ठीक है। जैसे आप बड़े होते हो, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, तो ठीक है, थोड़ा सा तो यूं चलता है, लेकिन आपको मेरी हिदायत यही है कि आप उनको इज्जत से नाम लिखें उनका। ठीक है। ऐसे ही अगर उनका फादर्स नेम लिखना है, हस्बैंड का नाम लिखना है, तो भी मिस्टर, मिसेज जो भी उसका लगाना है। मदर्स आजकल सिंगल मदर आने लगे तो मिसेज भी लिखना पड़ता है, तो वो आपको पूरा अच्छे से लिखना ही लिखना है। कोई शॉर्टकट नहीं करना, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। आपके पास अगर टाइम कम है, आप पेशेंट के जाने के बाद अपना डेटा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन करना जरूर है। ठीक है। पेशेंट अगर तकलीफ में है तो आप एट द एंड ऑफ उसके करेंगे, अगर तकलीफ में नहीं है तो आप शुरुआत में उसका ये करना ठीक समझता हूं, इसको करना चाहिए। ठीक है ना। पेशेंट का नाम हुआ, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, किस डेट को आ रहा है आपके पास, ये आपने लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखो। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, अगर आप कुछ एडवांस कर सकते हो तो आप डेटा मेंटेन कर सकते हो, तो फिर आप उनको बर्थडे विश कर सकते हो। ठीक है। और काम अलग से फैल जाता है, मैं तो नहीं करता खैर, लेकिन ये अगर हो तो उसको गुड फील कराएगा, कनेक्टेड कराएगा। कोई भी पेशेंट को 10 साल बाद भी आपने बर्थडे विश किया है तो उसको लगेगा कि यस, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है। तो आजकल तो सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें डाल के आप ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हो, लेकिन ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मैंने एक कॉलम रखा हुआ है अपने परफॉर्मा के अंदर, रेफर्ड बाय। तो ठीक है, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई किसी ने रेफर किया है, तो अब हम तो भूल जाएंगे उसको भी किसने भेजा हुआ है, लेकिन हम अब 2 लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो ये पेशेंट ठीक होना चाहिए, एक जिसने हमारे पास भेजा है उसके लिए भी हम आंसरेबल हो गए, उसका हमारे पे फेथ या जो भी चीज है उसके लिए भी हमें सोचना होगा। ठीक है, आपको काम तो अच्छा करना ही करना है, लेकिन ये कंसर्न रहना उन चीजों के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने अपने परफॉर्मा के अंदर रेफर्ड बाई का रखा हुआ है। ऊपर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि केस टेकन बाई। केस टेकिंग किसने करी है, तो केस टेकिंग जिस भी डॉक्टर ने करी है, जब मल्टीपल डॉक्टर क्लिनिक होती है तो वहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मैं तो सबकी राइटिंग ही पहचान लेता हूँ कि ये किसकी राइटिंग है, लेकिन फिर भी ओवर द टाइम आप हो सकता है भूल जाओ कि ये क्या कौन है, तो उसमें पता रहेगा कि वो डॉक्टर कितना मतलब उसने सीरियसली लिया होगा और वो चीजों को कैसे करता था या कैसे करती थी। तो उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी या करेक्ट कितनी है उसका हमें एक आइडिया लगता है। इसलिए मैंने अपने केस टेकिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट में ये केस टेकन बाय भी लिखा हुआ है। डॉक्टर जो भी केस टेकिंग करते हैं मैं उनसे बोलता हूँ कि वो अपना नाम वहां लिखें। हमेशा यही इतना पुराना परफॉर्मेंस तब भी लिखा हुआ है। तो जो मेरा है तो मेरा है, अगर स्टूडेंट के द्वारा या असिस्टेंट डॉक्टर के द्वारा है तो वो अपना नाम ऊपर लिखें। फादर्स नेम कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जस्ट डेटा को कंप्लीट करने के लिए फादर्स नेम, मदर्स नेम या उसके हस्बैंड का नाम है वो अपन लिखते हैं। एज एंड जेंडर, यहां से केस टेकिंग शुरू हो जाती है, इंफॉर्मेशंस फॉर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अगर मेरे सामने पेशेंट भी नहीं है और असिस्टेंट ने हिस्ट्री लेके मेरे को दी हुई है, एज अगर 45 और 50 के बीच है तो मेरा ध्यान जाएगा ही जाएगा कि ये क्लाइमैक्सिस का पीरियड है। 12, 13, 14 के अंदर है कोई पेशेंट तो मैं सोचूंगा कि ये प्यूबर्टी एज है। 58, 60 के बीच में है तो मैं सोचूंगा कि ये रिटायरमेंट लाइफ है। और तो हमारी रिपर्टरी में सीधे सीधे रूब्रिक्स पड़े हुए हैं किसी स्पेशल एज के लिए। इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, प्यूबर्टी, ओल्ड एज, सबके रूब्रिक्स हैं। और कब क्या है, खांसी अगर
क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड में है या ओल्ड एज में है तो रूब्रिक है सीधा सीधा, ठीक है। इचिंग ओल्ड एज में है, कुछ भी और नहीं मिल रहा, इचिंग इन ओल्ड एज है दवाई, तो आपको पेशेंट की एज मालूम होनी चाहिए, जेंडर तो पता होना ही चाहिए, चलो ठीक है, एक सिंपल सी बात है। तो अगर पेशेंट सामने नहीं है तो कुछ नाम ऐसे होते हैं तो उनमें कंफ्यूजन रहता है, जैसे कमलेश है वो मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो पेशेंट अगर सामने नहीं है तो जेंडर लिखा हुआ तो आप अकॉर्डिंगली उसके साथ बात कर सकते हैं। अगला है उसका मैरिटल स्टेटस। इसमें मैरिड, सिंगल, विडो, सेपरेटेड, ये वो उस पे हमें ध्यान देना होता है। ये भी ठीक वैसा ही है जैसा एज वाला मसला है, यहां भी पेशेंट की जो है ना वो मेंटल स्टेटस हमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी कि वो पेशेंट डिस्पाइट 35 ईयर अगर अनमैरिड है तो वो सवाल खड़ा हो गया कि क्यों से आगे लीड मिल जाएगी कि पेशेंट क्यों एम्बिशियस है, मेरे काबिल मैच ही नहीं मिला, क्रिटिकल है, उसको करियर ओरिएंटेशन है बहुत ज्यादा कि मेरे को तो पहले ये सब बनना है तभी करूं, तो वो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया, ठीक है। और जो भी मतलब उसके जल्दी मैरिज हो गई है किस लिए हो गई, लेट मैरिज हो गई किस लिए हो गई, सेपरेटेड है तो या डाइवोर्सी है तो देखो कि इसका कितना शौक उसको फील है, क्या वो उसकी एलिमेंट की वजह है, क्या केवल है तो वो दवाई दे देंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना, आपको उसका रिलेवेंस देखना है कि इस केस में है या नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होते हैं, तो हमें उसके स्टेटस से एक लीड मिल जाएगी कि हमें सवाल करने को कुछ मिल जाएगा कि यस, ये जो सवाल है ना ये बहुत ही सावधानी से करने के सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है सीधा सीधा पूछो हाँ भाई तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है क्या, वो स्ट्रेस इसको लेकर के, ऐसा नहीं करना। हमने उसकी क्रोनोलॉजी देखनी है, आपको ये तकलीफ कब से है, अच्छा तब से, और आपने लिखा है कि आपकी मैरिज डिस्टर्ब हो गई, डाइवोर्स वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, डिस्टर्ब हो गई ऐसे सॉफ्ट वर्ड यूज करना चाहिए। हाँ क्या लगता है ये मतलब ये कब हो गया, अजी जब से मेरी तो शादी हुई है तब से घर में क्लेश ही था, इधर से हमें पता चल गया कि उसकी इलनेस तभी से थी, तो सीधा सीधा हो गया कोरिलेशन उनका, ठीक है। उसने सोचा ही नहीं था तो भी अगर अपोजिट पार्टी ने ऐसा कुछ किया कि उसको डाइवोर्स लेना पड़ा या डाइवोर्स दे दिया है तो उसको शॉक लग सकता है कि हाँ ये क्या, तो उसके जो कारण है अगर पेशेंट विलिंगली उसको शेयर करना चाहता है तो हमें खास करके क्रोनिक इलनेस में वहां से एक लीड मिलेगी और पेशेंट की जो एलिमेंट है उसका एक हमें रिफ्लेक्शन वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो केवल कोई विडो है, केवल कोई डाइवोर्सी है, उसकी दवाई नहीं है, हम उसके आसपास की कुछ बातें पूछ सकते हैं पेशेंट से तो हमें कुछ मिल सकता है वहां से। सेलिबेसी भी इसी से निकल के आ जाती है, ठीक है। सेपरेटेड है तो सेलिबेसी आ जाएगी, ठीक है। और आजकल का जो टाइम है इसमें अदरवाइज मैरिड सिंगल से तो कोई फर्क है नहीं, और वो भी अगर पेशेंट बात करना चाहता है उस विषय पे तो आपको करनी है, अगर नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती वहां से, अगर आप जबरदस्ती करेंगे ना तो भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, तो वो जजमेंट लेनी होती है कि क्या ऐसा लगता है। शुरू में आते ही यहां से शुरुआत नहीं करनी, आपको पता है हिस्ट्री के बीच में या एंड में आपको लगता है कि ये हो सकता है, तब आपने वो चीजों को वहां से उठा करके कोरिलेशन बनाना है इनका, तो आपको शुरू से पता तो होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आजकल अपने इस कॉलम को इंट्रोडक्शन वाले उसमें खाली छोड़ते हैं, ये कुछ नहीं लिखते, तो बहुत लोग खाली छोड़ते हैं, और जो लोग खाली छोड़ते हैं जबरदस्ती पूछने का भी काम नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता ना हमें वहां से इंफॉर्मेशन जो मिलेगी हम उसका इलाज में यूज करेंगे, भाई आपको क्या करना है इससे, ठीक है, मैं कैसे भी हूं आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ लोग अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखते हैं, फादर का नाम नहीं लिखते हैं, जबरदस्ती नहीं करना, तो आपने जबरदस्ती एड्रेस नहीं पूछना,
ठीक है। हाँ, जब आप दवाई देते हो आपको पता होना चाहिए ये पेशेंट बाहर से आया है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, आप ज़्यादा दिन की दवाई दोगे, पास में रहता है थोड़े दिन की दवाई दोगे, फॉलोअप देखने में इजी है, एड्रेस का ये यूज है। और अगर आप दवाई उसको बाय द वे पहुंचा रहे हो या कुछ कोरियर वगैरह से भेजने की आ रही है तो डे फर्स्ट से आपके पास एड्रेस है, ठीक है, तो वो काम का है। और जबरदस्ती पेशेंट जो अपना एड्रेस नहीं बताना चाहे उससे नहीं लेना, ठीक है। आप जस्ट ये पूछ सकते हो, अगर आप पास में रहते हो तो दवाई कम दिन की दूं, ज्यादा दूर रहते हो तो मैं उस हिसाब से दवाई दूं। अच्छा, आप मालवीय नगर रहते हो, ओके ओके, तो लिख दो जितना पता है आपको। कोई इनकम्प्लीट भी लिखते हैं, ठीक है, तो इनकम्प्लीट को जबरदस्ती नहीं कंप्लीट करना। अगर वो कह रहा है कि हम जोटवाड़ा रहते हैं, बात खत्म, उसको नहीं बताना आपको अपना एड्रेस, ठीक है। जब हमने अपॉइंटमेंट स्लिप में उससे मांगा हुआ है पता तो वो कंप्लीट दे दे। अगर वहां नहीं दे रहा है तो आपको नहीं पूछना है उससे, समझ रहे हो, ठीक है। और बाकी जो मोबाइल नंबर है वो पेशेंट का ले लो। इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक सर्च के लिए एक और पॉइंट मिल गया। मोबाइल नंबर तो यूनिक होता ही होता है सबका, ठीक है, तो वहां से आप उसको सर्च में डालेंगे तो उसको उठा के उस मोबाइल नंबर पे जितने भी पेशेंट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जो डेटा को रखा है तो यूज तो करना पड़ेगा ना। और आपके बाय द वे आपको लगता है कि हाँ हम किसी भी तरह से पेशेंट के संपर्क में रहें कि आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, ये वो है मैं नहीं करता हूँ ऐसा, मैं मना भी करता हूँ। मतलब आपको पेशेंट्स के पीछे नहीं भागना। अगर आप पेशेंट के पीछे भागेंगे तो पेशेंट और दूर भागेगा। आपको बल्कि अपना एक्सेस जो है ना वो उनसे बचा के रखना है, ठीक है। कोशिश करो कि आपका मोबाइल नंबर जो पर्सनल वाला है वो पेशेंट के पास ना जाए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन आए। बाय द वे पेशेंट को आपने गलत दवाई दे दी, किसी और की मेडिसिन उसके साथ चली गई, तो आप उसको कॉल करके बोल सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया, आपके पास ये हो गया, कल परसों किसी पेशेंट से एक्स्ट्रा कैश ले लिया था इन्होंने, तो बात पैसे की नहीं होती है। वो पेशेंट तो मन में रखेगा डॉक्टर ने इस बार लूट लिया मुझे। आप फोन करके बता देते हो, देखो आपके जो है ना मिस्टेक से ऐसे पैसे लिए गए हमसे, तो ये आपके जमा है, चाहे तो आप अभी ले लो, आप कहो तो हम आपके नंबर पे ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा वैसा करके। तो पेशेंट को कैसा लगेगा अगर आपके पास नंबर नहीं होता तो, ठीक है। आपने लोगों का हालचाल नहीं पूछना भाई कैसे हो, ठीक है, ना ही उनके जबरदस्ती आपको वो करना है, हैप्पी न्यू ईयर और होली की राम राम नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है, बुरा बहुत लगता है ऐसे। लेकिन अगर आप क्लिनिक का एड्रेस चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कोई कैंप कर रहे हो, कोई सीनियर डॉक्टर क्लिनिक में विजिट कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो जो डेटा है वो आपको काम आएगा। आजकल डेटा की बहुत वैल्यू है, डेटा होने से आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, न तो पीछे भागना है और आपके पास होना भी चाहिए कि आपको अगर कुछ उन तक पहुंचना है, पहुंचाना है तो आप पहुंचा भी सकते हो, ठीक है। आपकी क्लिनिक पे आपने सर्विस ऐड की है, मान लो आपने लैब खोली है, आपने अल्ट्रासाउंड खोला है, आपने कुछ भी करा है, तो आप उनको बता सकते हो ये नंबर पे कि हाँ जी अब हमारे पास ये फैसिलिटी है, या अब मेरी शादी हो गई, मैं अब वहां चलेगी, मेरा क्लिनिक यहाँ है, ठीक है, या मैं उस दिन यहाँ नहीं रहूंगी, उस दिन रहूंगी। तो आपके पास एक डेटा है तो आप कनेक्टिविटी बना के रख सकते हैं। इसलिए पेशेंट का मोबाइल नंबर जरूरी है कि आपके पास एक डेटा बेस बन जाएगा, ठीक है। और सेम इज विद अपना ईमेल, ठीक है। तो जो देता है हम उसका ले लेते हैं, जो नहीं देता या जो जिसने नहीं भरा उसको हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है। और सेम वो एड्रेस का पिन कोड और ये सब हो ही गया। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन ऑफ पेशेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके द्वारा पेशेंट के साथ में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कम्युनिकेशन का आपको लेवल मेंटेन करना है। आपको जबरदस्ती अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को उसके ऊपर हावी नहीं करना, उसको एक ऐसा फील नहीं कराना कि भाई डॉक्टर तो बहुत ज्यादा ही बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि ऐसा करने से वो पेशेंट आपके साथ ओपन नहीं होगा। आप बातचीत में एग्जाम्पल दे रहे हो या उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको उसका एजुकेशन पता है तो आप उसके साथ पहला तो एक रैपो बिल्डिंग करने में या कम्युनिकेशन करने में आप अपना लेवल सेट कर सकते हो। ये तो इसका पहला यूज हो गया एजुकेशन का।
एजुकेशन का जो यूज है वो उसको इंफॉर्मेशन जो भी हम देते हैं उसको वो कैसे फॉलो करेगा उसके साथ भी है। अगर आप टीचर से बात कर रहे हो तो आपको उस अकॉर्डिंग बात करनी है, आप इंजीनियर से बात कर रहे हो तो वैसे करनी है, आर्किटेक्ट है तो वैसे करनी है। आपको उसके पता भी है कि इसकी मेंटल स्टेटस ऐसा होगा या ये ऐसा सोचता होगा, ठीक है ना। आपको मालूम है कि जो पायलट है वो कैसे सोचता होगा, आपको पता है कि डॉक्टर कैसे सोचता होगा, तो आपको एक लेवल जो है ना वो अपना एडजस्ट करने में मदद मिलती है एजुकेशन से। एजुकेशन इतनी ज्यादा है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, तो पता चल गया ना कि इसकी मेंटल स्टेटस क्या होगा जो इतनी एजुकेशन लेके भी आज तक अनएम्प्लॉयड है। तो एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ऑक्यूपेशन। एजुकेशन तो एक लिमिट तक रह गई, ऑक्यूपेशन जो है ना वो हमें बहुत सारी ऑक्यूपेशनल डिजीजेज जो होती है उनके बारे में लीड देता है। हमें पता है कि ये प्रोफेशन के लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इनको बहुत जागना पड़ता है, इनके ऊपर बहुत परफॉर्मेंस की जो एंग्जाइटी रहती है, प्रेशर रहता है। इनको सेल्स के लोग हैं, ये फाइनेंस के लोग हैं, इनको बहुत हैवी वो करना पड़ता है। तो हमें मालूम चलता है कि ये क्या कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, लेबर है, केमिकल हैंडलिंग है, एलर्जी जिनको रहती है, मेसन्स वगैरह है, कारपेंटर्स है, डस्ट की एलर्जी है और है। तो आप उनके लिए अपना बता सकते हो कि देखो आपको ये ध्यान रखना है और उसका जो यूज अपने इलाज के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं या जो प्रोफेशन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं ये जब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आपने उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ कुछ गाइड नहीं कर दिया हो। भाई जैसे मान लो जिसका किसी का डस्ट का काम है तो उसको एक ही तो बात बोलनी है, मास्क लगा के अपना डस्ट का काम कर लो, तो तकलीफ में कुछ तो जल्दी आराम आएगा ही। ऐसा ही कोई बहुत हीट में काम करता है, बहुत कोल्ड में काम करता है, तो उनके लिए आपके पास अलग अलग गाइडलाइंस होती है। एजुकेशन है और पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आपको पता होनी चाहिए। अपना काम ये नहीं है कि ये काम तो तू गलत कर रहा है, नहीं, इसमें मैनेज कैसे करना है वो अपने को बताना है। जैसे जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, अब जिसकी नाइट शिफ्ट है कितने दिन तक वो बिना बीमार रहे नाइट शिफ्ट कर लेगा भाई? कोई तो ऐसा टाइम आ जाएगा ना जब वो नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हेल्थ इश्यूज हो गए हैं और उसको पता नहीं है, क्योंकि वो समझता है ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, ये तो मैं पहले से करे जा रहा हूं। वो तो हमें मालूम है कि लगातार नाइट शिफ्ट करने से उसको डाइजेशन के इशू, उसको हाइपरटेंशन, उसको हेडेक, उसके बहुत सारे इस तरह के एंडोक्राइनल इश्यूज जो है ना वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास तो सीधे सीधे रूब्रिक्स हैं, नाइट वॉचिंग के रूब्रिक है, एलमेट फ्रॉम नाइट वॉचिंग। तो स्लीप की डिस्टर्बेंसेस की वजह से होने वाले रोगों की अलग से लिस्ट है। उनको हेडेक इस वजह से होता है, उनको इंडाइजेशन इस वजह से होता है, या कुछ भी होता है वो हो गया, तो ये हमें उसके प्रोफेशन से मदद मिलती है। तो जैसे एजुकेशन का यूज हम किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेते हैं, वैसे ही हम उसके बाकी लाइफ स्टाइल को भी हमें मालूम होना चाहिए कि एक पोस्टमैन की क्या जिंदगी होती है, एक डॉक्टर की क्या जिंदगी होती है, एक टीचर की लाइफ क्या है। तो अगर हम उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें उनके प्रोफेशन के रिफ्लेक्शन में, तो पेशेंट हमारे साथ ज्यादा ओपन होगा, ठीक है। फिर जो कोई पेशेंट बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत ही कुछ ऐसे डिग्निटी वाले लोग हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं या अपने सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स कोई होते हैं, ये लोग ना इनकी एक मानसिकता होती है, इनको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट देना उनको अच्छा लगता है। हमारे लिए तो पेशेंट है, लेकिन अगर हमने जो भी वो है ऐसा बोल के बोल दिया तो उनको लगेगा यस वी आर रिकॉग्नाइज्ड। तो एक तो वो श्यामलाल है और एक श्यामलाल नहीं होकर के वो श्यामलाल तहसीलदार भी है, तो हम श्यामलाल ना कह करके उसको तहसीलदार जी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पेशेंट समझेगा कि यस आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। ये इनकी मानसिकता होती है, तो उसको रिस्पेक्ट देने में हमें दिक्कत ही क्या है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई मान लो कोई बहुत बड़ा जज है, कुछ और ही है, तो इन लोगों को अगर आपने नॉर्मल ट्रीट किया है तो इनको अच्छा नहीं लगता है, और
हल्का सा एक वर्ड अगर आपने उनको उनके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के रूप में बोल दिया, उतने में उनको अच्छा लगने लग जाता है। तो उनके ऑक्यूपेशन से आप बहुत कुछ जो है उसके बारे में जान सकते हो और आपको एक बातचीत करने के लिए टॉपिक मिल गया। अब अगर वो एक बहुत मेहनती और ईमानदार टीचर है तो हमें उसकी पर्सनैलिटी का पता चल गया ना। कोई भी अपने आप को ईमानदार नहीं हूं ऐसा तो बताएगा नहीं, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है बातों बातों में कि ये कैसा होगा, तो वहां से हम उसके पर्सनैलिटी के रूब्रिक्स को ले सकते हैं। ठीक है, हम उनसे पूछ सकते हैं, हम उनके आसपास के लोगों से जो साथ में आए उनसे पूछ सकते हैं कि ये अपने काम को कैसे करते होंगे। तो काम को कैसे करता है कोई व्यक्ति, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया। इन पे दवाई देनी है नहीं देनी है वो विषय आपका अलग है, लेकिन वो हो तो गया ना। रोजाना जो आदमी काम कर रहा है उसमें उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। वो अपने काम से खुश है, वो अपने काम से दुखी है, अरे जी फंस गया जी, जिंदगी खराब हो गई जब से ये मैंने पोस्ट ली है या ये ज्वाइन किया है, जब से मेरे पास ये मैं ब्रांच का मैनेजर बना हूं, ये है वो है। तो वहां से उनके दुख पता चल जाते हैं। वहां से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको आई है या जो काम कर रहे हैं उसके बाद में जो उनका रिएक्शन है, और अगर उसी टाइम के अंदर उनकी डिजीज डेवलप हुई है तो हम उन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने से बहुत लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह होते हैं। ठीक है, जूनियर कहीं कुछ छोड़ गया, नौकरी कुछ ऐसा हो गया, सीनियर छोड़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उनको डिजीज होती है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो वाइस प्रिंसिपल थी कभी और शी वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन जो प्रिंसिपल है उस पर कोई पंगा पड़ गया, चार्ज लग गया गबन वगैरह का या कुछ ऐसे, तो उसको मैनेजमेंट ने डिसमिस कर दिया। अब जैसे डिसमिस कर दिया तो उसको एक तरह से चार्ज दे दिया प्रिंसिपल का। उसने कहा नहीं जी मैं तो प्रिंसिपल नहीं बनूं। नहीं बोले जी अपन तो प्रिंसिपल नया अपॉइंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस थोड़े दिन के लिए ही हो, 2 4 5 दिन 10 दिन जो भी टाइम है, आप तो तब तक साइनिंग अथॉरिटी हो, बाकी काम तो आप जैसे पहले करते वही करोगे। अब जो पहले वाली सीनियर थी, प्रिंसिपल थी या था जो भी, उसने कोर्ट से स्टे ले लिया। स्टे ले लिया तो कि भाई अब आप जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक नया प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, और ना उसको ये कि तुम काम कर सकती हो, जब चार्ज लग गया तो सीट पे तो बैठेगी नहीं वो, और ना ही नया अपॉइंट कर सकते हो। तो वो जो एक्टिंग प्रिंसिपल थी, जो वाइस प्रिंसिपल थी, वो लंबे टाइम तक उस प्रेशर में आ गई कि मुझे करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला बन गया और उससे उसको डायबिटीज हो गई। इस तरह से डिजीजेस डेवलप हो जाती है अगर उनके प्रोफेशन के जो भी अपने को कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, वो पता चले। तो वो क्या करते हैं वो तो पता चलेगा ना। पहले डायरेक्ट कोई भी पेशेंट आकर के ये नहीं बताएगा कि जी मेरे तो ऑफिस में ये मेरे को दुख है, क्लेश है, पंगा है, इसलिए मैं बीमार हूं। उसको नहीं पता मैं इसलिए बीमार हूं। वो क्या काम करता है ये हम पूछते हैं लगभग सभी से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्रेस क्या है वो नहीं बताए कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर ना बताए, लेकिन क्या काम करता है ये तो बहुत जरूरी है। तो यहां से केस टेकिंग का एक बेस बन जाता है। ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ पेशेंट। ये बहुत जरूरी पार्ट है, बेस इसके ऊपर है आगे की केस टेकिंग का।